हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है मानस और बेटा अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीटीएस पेपर नंबर 3 का फिजिक्स सेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/6 ओके हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो पहले इस वाली सिचुएशन को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, आपके सामने बेटा एक डिस्क दे रखी है, ठीक है, एक डिस्क दे रखी है, ये डिस्क है, ठीक। इसकी जो थिकनेस है, इसने बोल दिया है कि इसका रेडियस r है और थिकनेस इसकी जो है, जिसको हम t से डिनोट कर रहे हैं, वो है r/6 ओके। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I के बराबर, ठीक। और कैसा है ये, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ओके। तो इसका जो इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, mr²/2 के हिसाब से डिस्क के लिए, ठीक। इसको हम मान लो a बोल देते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे a बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, अगली लाइन पढ़िए, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ सॉलिड स्फीयर। इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके रिकास्ट किसमें कर दिया, सॉलिड स्फीयर में, ठीक है ना। ये आपने मेल्ट किया और रिकास्ट इसको किसमें कर दिया आपने, एक सॉलिड स्फीयर में। तो इसको हम एसएस बोल दे रहे हैं, सॉलिड स्फीयर, एसएस मतलब सॉलिड स्फीयर, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर करोगे, आपने क्या किया है, यहाँ पे डिस्क को रिकास्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में कुछ इसमें खेल हो रहा होगा, राइट। वॉल्यूम की कहानी यहाँ पे आ रही है कहीं ना कहीं। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू v2, v1 इज इक्वल्स टू v2 कर देंगे तो ये कितना होगा, पाई r², ठीक है, इनटू थिकनेस कितनी है इसकी, r/6, तो ये r/6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम कितना चलेगा, 4/3 पाई r³ के हिसाब से, 4/3 पाई। अब क्योंकि ये r ले चुके हो पहले, तो इसको हम r1 नाम दे देते हैं, r1³। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, पाई r³, और ये 4 को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा पाई r³/8। और ये कितना है यहाँ पे, पाई r1 का क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, r1³ इक्वल्स टू r³/8 है ना, r1³ इक्वल्स टू r³/8। तो ये कितना होगा, r1 यहाँ से r/2 के हिसाब से, r/2 ओके। r1 कितना आ गया यहाँ से, r/2। अब मैं क्या करूंगा, मेरे से बोला गया कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स डायामीटर एज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायामीटर के रिस्पेक्ट में अगर हमें देखना है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2/5 mr² होता है इसका, mr²। तो r की वैल्यू जरा इसमें पुट कर दो, ठीक है, r1 के लिए लेंगे तो 2/5 m r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम बना दें mr² के हिसाब से, ओके, तो ओवरऑल कितना होगा, कॉमन वगैरह अगर लेना चाहोगे तो ये 1/5 के टर्म्स में आएगा कुछ, 1/5 है ना, mr²/2, ठीक। और इसको आपने a में क्या ले रखा है, i, a इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन नहीं कहेंगे, a के हिसाब से क्या लिखा है ये, i। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा i, ठीक है। तो i/5 हम इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये थर्ड वाला। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप में से काफी लोगों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, इज कट फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डिस्क है बेटा, 6 सेंटीमीटर की उसकी रेडियस है, उसमें से आपने एक 2 सेंटीमीटर का कट करके निकाल लिया है। क्या निकाला है यहाँ पे, एक स्मॉल डिस्क, ओके। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 3.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम लोग ने एक फिगर बना लिया है इसका, छोटा सा, है ना। ये बड़ी वाली डिस्क है जिसका रेडियस आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर। और ये छोटी वाली डिस्क जो आपने कट करके निकाली है बाहर,
इसका आपको रेडियस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो मान लो इसका जो सेंटर है इसको हम नाम दे देते हैं O, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया O और इसको हमने नाम दे दिया O डैश, ठीक। अब इनका जो सेंटर है, इनकी जो सेंटर की दूरी है, ठीक है, ये कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। अब क्या होगा, इस पूरे वाले बड़े वाले डिस्क का, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसका मास m है और इसका हम मास मान लेते हैं स्मॉल m। वैसे तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो m1 m2 लेके कर रहा हूं, पर ठीक है चलो अभी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ऐसी, है ना। बट वैसे तो m1 m2 के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, ठीक। अब जरा इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास के लिए पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास के लिए तो XCOM कितना होगा, ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट में है ना। तो अगर आप इसके पॉइंट प्लॉट करोगे तो एकदम सेंटर पे कितना होगा 0,0 के हिसाब से, और ये 3.2 है, इधर 3.2 है, तो ये हो जाएगा 3.2,0, ठीक। x1 y1 x2 y2 के हिसाब से जो आप देखते हो यहाँ पे, ये x1 है, ये x2 हो गया इसका, ओके। तो अब क्या होगा यहाँ पे XCOM का m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहां पे एक चीज गौर करना, ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना यहां पे जो m2 होगा ना, ये जो छोटे वाले डिस्क का मास m2 है, तो उसको हम माइनस साइन लगा के सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इस छोटी वाली डिस्क को बाहर निकाला है, इससे अलग किया है, ठीक है, बाहर आप निकाल रहे हो बड़ी वाली डिस्क में से, तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे, अगर आप x1 पे नजर डालोगे तो ये 0 है, तो ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म तो गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि x1 यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये हट जाएगा। अब XCOM को जरा और खोलो, यहाँ पे ये कितना होगा माइनस का m2 x2 अपॉन में m1 माइनस का m2, ठीक, m1 माइनस m2। अब क्या करोगे, अब सिग्मा कितना होता है यहाँ पे डिस्क के लिए, सिग्मा m अपॉन में a, ठीक है, मास अपॉन में एरिया के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a, ठीक, ये आएगा। अब जरा इसी को रख दीजिए यहाँ पे, माइनस का m2 मास सेकेंड माइनस का m2 के लिए हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा इंटू a2, और ये हो जाएगा x2 अपॉन में m1 की अगर हम बात करें सिग्मा a1 माइनस का सिग्मा a2, सिग्मा कॉमन हो जाएगा तो ऊपर बचेगा a2 x2 अपॉन में कितना बचेगा a1 माइनस a2। थोड़ा सा और खोलोगे इसको एरिया के टर्म्स में तो कितना होगा ये पाई r2 का स्क्वायर, माइनस साइन भी है यहाँ पे, तो माइनस का पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है ना, r2 का स्क्वायर इंटू x2, ठीक है, अपॉन में पाई r1 का स्क्वायर माइनस का पाई r2 का स्क्वायर, ठीक। अब जरा पाई को भी देखोगे तो पाई भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना r2 स्क्वायर इंटू x2 माइनस के फॉर्म में अपॉन में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इजी है, कॉमन लेके सब हटा तो दिया है, कोई लेंदी क्वेश्चन थोड़ी ना है, बस कॉमन करके हटाते जा रहे हैं। अब बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। वैल्यू कितनी है r2 का स्क्वायर, r2 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और x2 की बात करेंगे, x2 कितना है 3.2, r1 का स्क्वायर अगेन कितना होगा, r1 कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस r2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 36 माइनस 4, 36 माइनस का 4, ये 36 है और ये माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 है तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा 1/10 मतलब 4/10 आएगा ये, यानी कि 0.4, माइनस का 0.4, ठीक है, माइनस का 0.4। आई बात समझ में, 0.4 आ रहा है आपका, ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई इशू नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर pivoted at one end, it is raised such that it makes an angle of 30 degree from the horizontal
एज शोन एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट है, इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल विल बी। ठीक है, कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर गौर करोगे यहाँ पे ये फिगर में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है, अगर आप गौर करेंगे ये लेंथ कितनी है, ये है L। ठीक, इतने पार्ट के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, केवल इतने पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए ये कितना हो जाएगा लेंथ, इसके लिए पूरी L है तो ये कितनी हो जाएगी L/2। ठीक है, L/2 के हिसाब से, तो केवल इतना पोर्शन अगर हम देखना चाहें यहां से, ठीक है, क्योंकि इतने के लिए ही देखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। मान लो ये हाइट h है, सेंटर ऑफ मास से नीचे हमने कुछ इसको हाइट h दे दी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से, तो ये h हाइट है, h। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये थीटा एंगल तुम्हें दे रखा है और ये पाइवटेड है इधर से। ठीक, तो अगर तुम इस ट्राइंगल को देखोगे, इस ट्राइंगल को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं h साइन थीटा, और नीचे वाला तो होता है h कॉस थीटा। तो अभी मैं इसका यूज करके अगर यहाँ पे नजर डालूं तो ये कितना हो जाएगा L/2, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज क्या है L/2। ठीक है, तो L/2 साइन थीटा हो जाएगा, ये L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 30, तो ये हो जाएगा L/4। ठीक है, L/4, क्लियर, L/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो, तो ये अगर नीचे तुम लेके आ रहे हो इसको यदि तुम नीचे लेकर आ रहे हो, ठीक है, इसको अगर तुम नीचे लेकर, ये इधर की तरफ है थोड़ा सा नीचे के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा mgh, mgh के लिए पोटेंशियल mgh इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बोले यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे यहां से, अब आप जरा उसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूं यहाँ पे एंगुलर आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो 2mgh अपॉन में I, ठीक, इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब तुम अगर I की बात करोगे यानी कि इनर्शिया की, तो रॉड के एक एंड से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए इनर्शिया कितना होता है ml²/3, ml²/3, ठीक है ना, ml²/3, तो 2mgh ml²/3, h की वैल्यू कितनी दे रखी है L/4, तो h की वैल्यू हम रख देते हैं जरा L/4, और ये कितना हो जाएगा ml²/3। ठीक है, ml²/3, तो ml²/3। ठीक, तो जरा इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करोगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा mgL/2, और ये ऊपर जाएगा ml²/3। ठीक है, 3 अपॉन में ml², तो ये कितना हो जाएगा, L से एक L कैंसिल कर देंगे, एक M से ये M कैंसिल कर देंगे, 3g/2, 3g/2L बचेगा, 3g/2L, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करोगे, वैल्यूज बस पुट कर दो यहाँ पे, 3 × 10 ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट का 3 × 10 अपॉन में 2 × L के लिए कितना हो जाएगा, हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट का 30 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका निकल कर आ गया। कैसे आया वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इट। अच्छा, पहले इतनी सिचुएशन देख लेते हैं, Ix के हिसाब से इसने दे रखा है, ये मैं सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, क्या है यहाँ पे, हाँ, क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर। अच्छा, डायमीटर के पैरेलल है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका, यहाँ पे इसको हम एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं इधर। ठीक है, डायमीटर इधर थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ मैं, ये, ठीक, और ये कितनी दूरी है इनकी, x के हिसाब से, दूरी कितनी है x के हिसाब से है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक,
क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट इज आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए आई एक्स है, ठीक। तो क्या करोगे, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई सी ओ एम कितना हो जाएगा यहां से, क्योंकि ये क्या दे रखा है, एक सॉलिड स्क्वायर आपको दे रखा है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी कितना है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूं एम एक्स का स्क्वायर। फिर क्या करोगे, फिर यहां से क्या करोगे, अगर तुम नजर डालोगे इस पे तो ये क्या है एक्चुअली में, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, देखना चाहें, तो ये पूरी टर्म हम मान लेते हैं कांस्टेंट है, ठीक ठीक। तो यहां से देखोगे तो आई एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के। आई एक्स किसके बराबर आ रहा है, एक तरीके से एक्स स्क्वायर के, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक पैराबोला टाइप का कुछ बना रहा होगा, है ना, पैराबोला काइंड ऑफ बना रहा होगा, है ना। तो अगर मान लो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दें, इफ x को अगर हम 0 कर दें यहाँ पे, तो होगा क्या, यहाँ पे अगर आप x को 0 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनर्शिया तो कहीं ना कुछ आपको मिल ही रहा होगा, राइट, जीरो तो नहीं हो रहा है। तो कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला ठीक है, सेकंड वाला ही होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.5 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है भाई साहब, ऑफ 1200 जूल्स। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ। तो देख लो जरा, पहले तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको टाइम के लिए देखना है यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कितनी दे रखी है, 1.5 kg। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, रोटेशनल के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक, आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की कितनी है, 1200 इंटू 2 कर दीजिए, आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन की अभी इसने बात करी है 20 रेडियन पर सेकेंड है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है 1.5, तो ये हो जाएगा कितना, 2400 अपॉन में 1.5 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हटा दो, ऊपर 10 बढ़ेगा, ठीक है। ये कितने टाइम से चला जाएगा, अगर आप इसको गौर करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 3 ज़ा 5 4 ज़ा 20 480, और ये कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा, हाँ 160 आ रहा है, 160, हाँ, और एक जीरो और है तो 1600, तो ओमेगा स्क्वायर उसको कितना हो जाएगा, 1600, ठीक। तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से 40, ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से 40, ठीक है, ओमेगा आ गया 40। तो अब आप क्या करोगे, इसने बोला है आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन 20 रेडियन पर सेकेंड है, तो बताओ कितना होगा यहाँ पे। तो अगर आप इक्वेशन का यूज करोगे यहाँ पे, कौन सा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी का, ठीक है। तो इनिशियली कहाँ पे है, रेस्ट पर है, तो इनिशियली रेस्ट पर है तो ये तो जीरो हो जाएगी। तो ओमेगा कितना दे रखा है 40, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखा है 20 इंटू टी, ठीक है। तो ये टी कितना आ जाएगा यहाँ से 2 सेकेंड। आई बात समझ में, चलो क्लियर है, मेरे ख्याल से ये वाला तो आप में से काफी लोगों ने कर ही लिया होगा, एकदम सही। चलो और आगे चलो, हाँ अब क्या दे रखा है, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड द रिम ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अ स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन द फिगर, ओके। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल, ये सब तो खैर बेमतलब की बातें हैं, केवल आप देख सकते हो। इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन टाइप के केसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है। पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज तो पता होगी। अब वो एक अलग चीज है, कैलकुलेशन वगैरह में गलती हो गई हो तो बात अलग है, वैसे तो सही किया होगा, बट स्टिल आपको ये चीज तो पता ही होगी। टॉर्क की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आर इंटू एफ के हिसाब से, ठीक है। तो आर इंटू एफ कितना है यहाँ पे, एफ कितना दे रखा है आपको 25 न्यूटन, 25, और आई कितना है,
आई है क्योंकि यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, ये डिस्क के हिसाब से, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। ठीक, तो यहां से देखो जरा 50R, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, 50R और ये कितना है, एम आर स्क्वायर है। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर है नीचे, या इसको भी स्मॉल आर के हिसाब से ले लो, आर है तो आर ही ले रुको, अच्छा है कैपिटल आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कैंसिल आउट वगैरह भी होगा ना फिर तो। 50R अपॉन में एम आर स्क्वायर, 50R अपॉन में एम आर स्क्वायर इंटू कितना है यहाँ पे एल्फा। ठीक, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 50 अपॉन में एम आर इज इक्वल्स टू एल्फा। ठीक, अब मास की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मास कितना दे रखा है 20 kg और रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो कर लो ज़रा इसको फटाफट से, 50 अपॉन में, मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, 50 अपॉन में 20, एक जीरो से एक कैंसिल हो जाएगा, इनटू आर कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो कितने मीटर हो गए 20 अपॉन 100 मतलब 1/5। ठीक, 5 इंटू 5/2, ये कितना हो जाएगा 25/2, यानी कि ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट 7th वाला क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m rises to height h is equals to r/5 from earth's surface where r is the earth's radius, if g is the acceleration due to gravity on earth's surface, the increase in the potential energy। अरे यार पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो आप डेरिवेशन तो बेटा यहाँ नहीं कर पाएंगे पूरा, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि क्लास में आपको बताया भी गया होगा। ठीक है ना, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा या याद होगा। डेल्टा यू क्या होता है, एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर। ठीक है, एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर। एच की वैल्यू कितनी है, r/5, तो डेल्टा यू कितना होगा, एम जी एच 1 प्लस r/5 r/5 तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा एम जी एच अपॉन में 1 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 6/5, यानी ऊपर जाके हो जाएगा 5/6 mgh। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, असली मसाले सच सच mgh, mdh होता है पर mgh। ठीक है, चलो और चलो आगे। The value of escape velocity on a certain planet is 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, देन द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। अरे यार ये तो बहुत ही इजी हो गया, शायद सबसे इजी क्वेश्चन पूरे पेपर का, अगर तुम्हें फॉर्मूला या फिर ये कह लो कि रिलेशन तुम्हें ध्यान है। क्या है, ऑर्बिटल आपसे क्या पूछा गया, ऑर्बिटल स्पीड, तो एस्केप वेलोसिटी के टर्म्स में ऑर्बिटल स्पीड का क्या हो जाता है फॉर्मूला, v0 इज इक्वल्स टू ve/√2। पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, ये सब डिराइव कर करके आया है। ठीक है, आपको क्लास में भी पूरी उम्मीद है मुझे कि पढ़ाया भी गया होगा। ठीक है ना, तो v0 कितना होगा, एस्केप वेलोसिटी आपको कितनी दे रखा है 2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, अपॉन में √2। ठीक है, कोई बात नहीं, रेशनलाइज कर दूं, रेशनलाइज करना आता है, आता ही होगा, √2 अपॉन में √2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2√2, ये रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है ना, 2√2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, और आगे चलो। 9th क्या कह रहा है, इन अ सैटेलाइट इफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज t, देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, या तो केपलर्स लॉ का यूज कर लेते हैं, t² इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, तो r कितना हो जाएगा यहाँ से, प्रोपोर्शनल टू t की पावर 2/3, यही होगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली r के, है ना, पता ही होगा, नहीं पता तो देख लो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², तो v कितना होता है √ में gm/r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m या gm/r के हिसाब से, तो gm/r। ठीक है, gm/r के हिसाब से। ठीक, तो ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r की प्लेस पर क्या लिखा है, t की पावर 2/3। काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/r के हिसाब से, और यहाँ पे r की प्लेस पर क्या कर सकते हो, t की पावर 2/3 रख सकते हो।
ठीक है। अब t की पावर 2/3 है, इसको ऊपर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ वाला। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें। टू प्लैनेट्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी पूछा गया ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ टू प्लैनेट्स। तो दो प्लैनेट हैं यहाँ पे, एक m1 है और एक m2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। अब क्या है, मिड पॉइंट पे क्या बोला गया है यहाँ पे, सैटेलाइट ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ टू प्लैनेट्स। तो इनके मिड पॉइंट पे मास m का है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं, ये इतना पोर्शन का डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, ये टोटल r है, टोटल r है, ठीक है ना, टोटल r है, तो ये कितना होगा r/2। और अगर आप इसकी बात करोगे यहां से यहां की, तो ये भी कितना होगा r/2। ठीक, ये r/2, ये भी r/2। ओके, अब आप क्या करोगे, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे पहले दोनों के रिस्पेक्ट में, उसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देंगे। तो कितना होगा यहां पे, g m1m r/2 प्लस g m2m r/2, ठीक है, बराबर हाफ mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब v² के टर्म्स में निकाल लेना इसको जरा। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको एंड में जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 2 अंडर रूट में g m1 प्लस m2 बाय r। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है, सेकंड वाला। ठीक, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एट व्हाट हाइट द ग्रेविटेशनल फील्ड रिड्यूसेस बाय 75% द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज h के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या हो जाएगा, g0 r अपॉन में r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है ना, सरफेस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पता भी होगा, अब पूरा डिराइव तो अभी नहीं करोगे डेफिनेटली। तो ये देखो जरा, GH क्या है यहाँ पे, रिड्यूसेस बाय 75%। ठीक है, तो GH को अगर हम देखें तो 0.25 हो जाएगा, 75% है तो 0.25 G0। ठीक, तो जरा इसको रख दो, 0.25 G0 इज इक्वल्स टू G0 R अपॉन में R प्लस H का स्क्वायर। तो G0 से G0 कैंसिल हो गया, 25 अपॉन में 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू R अपॉन में R प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे, 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू R प्लस R अब R प्लस H का स्क्वायर। ठीक, रूट ले लो दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, रूट लेने पर 1/2 R अपॉन में R प्लस H, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस H इज इक्वल्स टू 2R। तो H कितना आ जाएगा, 2R माइनस का R, यानी कि ये आ जाएगा R के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following quantities remains constant in planetary motion की बात हो रही है, planetary motion। ठीक है ना, तो कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम। आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो देखो यार, W इक्वल्स टू कितना होता है, mg। और अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हो, सेंटर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, वेट कितना है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू mg। और सेंटर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि मास वहां पे सिमेट्रिकली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो g यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो w कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
two identical metal spheres of same material of density d are touching each other. What is the gravitational force of attraction between them? Two identical metal sphere है, same material के हैं. अच्छा ठीक है, तो इसको ज़रा मैं इधर कर लेता हूँ. कहाँ गया सर्किल? इनको क्या किया गया है यहाँ पे, सेम मटेरियल डेंसिटी डी आर टचिंग ईच अदर, टच कर रहे हैं एक दूसरे को. तो ठीक है, इनके बीच का गैप कुछ इस तरीके से हो जाएगा. ठीक, इसका भी अपना आर होगा, इसका भी आर होगा, टोटल ये कितना हो जाएगा 2r के हिसाब से. ओके, फिर क्या बोल रहा है, डेंसिटी की यहाँ पे बात हो रही है और आपको पूछा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आप बताओ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको बताना है तो क्या करोगे, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. m1 m2 बाय आर स्क्वायर का आप यूज करोगे. तो यहाँ पे कितना है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर का आप यूज कर रहे हो. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया अट्रैक्शन का. तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2r के हिसाब से, और डेंसिटी के टर्म्स में बात हो रही है. तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, डेंसिटी की टर्म्स में बात हो रही है तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. अब तुम्हें क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम के हिसाब से ये दे रखा है, तो तुमको डेंसिटी है, तुम्हें मास रखना है, तो क्या करोगे, m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. क्लियर है. अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू डेंसिटी. अब यहाँ पे क्योंकि ये आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से डलेगा. 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब इसके लिए, दोनों के लिए हो जाएगा, m1 और m2 के लिए. ठीक है ना. तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जी 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब डी, और इसका भी कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डी के हिसाब से. ठीक, अपॉन में कितना है 2r का स्क्वायर, मतलब का 4r का स्क्वायर. ठीक, मतलब कि 4r का स्क्वायर हो गया. तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा 16/9 जी पाई स्क्वायर r की पावर 6 d की पावर 2 अपॉन में ये कितना है, अपॉन में 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर. ठीक है, तो ये 4 टाइम्स से चला जाएगा. ठीक, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 4/9 जी पाई स्क्वायर. ठीक है, अब r की पावर 2 है और ये r की पावर 6, तो r की पावर 4 और ये d का स्क्वायर. है कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है क्या, जी पाई आर स्क्वायर r की पावर 4. हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही. ठीक, आई बात समझ में, कर लिया होगा आपने. और क्या लिखा है, टू स्मॉल बॉडीज इनिशियली बोथ एट रेस्ट एंड फ्री टू मूव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर आर सब्जेक्टेड टू ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दे अप्रोच ईच अदर एंड कोलाइड एंड डू नॉट सेपरेट. ओके, एंड रिस्पेक्ट ऑफ दिस कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस हैज इंक्रीज्ड ऑन कोलिजन. नहीं, गलत है, इंक्रीज नहीं, डिक्रीमेंट होगा यहाँ पे, तो डिक्रीज होगा. है कोई ऐसा, डिक्रीज ऑन कोलिजन. ठीक है, सेकंड वाला बेटा यहाँ पे करेक्ट होगा, ये तो नहीं हो सकता, डिक्रीज होती है. ठीक है, पता भी होगा आपको. तो ये सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो गया. तो और तो चेक करने की जरूरत है नहीं, सेकंड वाला हमारा एकदम सही है. नेक्स्ट, 4 equal and parallel forces are acting on a rod at a distance of 20 cm, 40 cm, 60 cm and 80 cm from one end to the rod. ठीक है, under the influence of these forces the rod is. अच्छा, center of mass of rod has constant acceleration, experiences a torque, experiences a translational motion. और क्या लिखा है, experience torque and also a linear motion. नहीं, translational और linear एक ही बात है वहां पे. तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज क्या करोगे यहाँ पे, देखो फोर्स की अगर तुम बात करोगे, एक इधर दे रखा है, एक इधर दे रखा है, एक इधर दे रखा है, एक इधर दे रखा है. ये फोर्स अगर तुम देखोगे आपस में, एक इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट में, फिर एक इधर, एक अपोजिट में, तो एफ नेट यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो हो रहा होगा. ठीक है, एफ नेट तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई लीनियर मोशन तो नहीं होगा. ठीक है, नो लीनियर मोशन, नो लीनियर मोशन. लीनियर मोशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ट्रांसलेशनल नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंसेस अ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं,
और दूसरा क्या एक्सपीरियंस है, टॉर्क एंड ऑल्सो अ लीनियर मोशन। अब ऑल्सो अ लीनियर बोल दिया है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितना होगा, अगर आप इसके लिए देखोगे, इसके लिए 20 वाले के लिए, 20 वाले के लिए तो कितना होगा ये R इंटू एफ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर अगर आप इसके लिए देखोगे, इसके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर आप इसके लिए देखोगे अगर इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और फिर अगर आप तुम इसके लिए देखोगे चौथे वाले के लिए तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज वाले को ऐड कर देना। एंटी क्लॉकवाइज वाले और एंटी क्लॉकवाइज वाले को वैसे भी तुम ऐड कर दोगे। एक कहाँ पे है, 40 वाला, 40F प्लस 80F, ये कितना हो जाएगा 120F। ये किसके लिए हो गया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ये किसके लिए हो गया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और अगर आप क्लॉकवाइज के लिए बात करोगे तो एक हो जाएगा यहाँ पे 20F और इसके लिए कितना हो जाएगा 60F। तो 20F और 60F कितने हो जाएंगे 80F, ठीक है। और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक। तो प्लस का 120 माइनस का 80, ठीक, कितना आ जाएगा प्लस का 40F, ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क तो यार है, ठीक है ना, टॉर्क तो है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है ये। एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिन रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड द एंगल मेड बाय ए बी विद डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा, देन। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे हमने कॉपी किया है यहाँ पे, ठीक। तो अगर मुझे यहाँ पे मान के चलो ये जो रॉड है, ठीक, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो नेट टॉर्क 0 होगा, ठीक है, या रेस्ट पर अगर रखा है तो नेट टॉर्क यहाँ पे क्या होगा 0 के हिसाब से। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा आज का ये, नेट टॉर्क 0 के हिसाब से। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो टाउ 1 बराबर कितना हो जाएगा, टाउ 2, राइट। अब टॉर्क किस किस के अबाउट लग रहा होगा, अगर आप यहां से देखेंगे तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको जरा मैं सॉल्व करूं। तो इस रॉड के लिए देखोगे तो इसके लिए एक नीचे mg लग रहा होगा, ठीक। और अगर आप इसके लिए बात करोगे तो इसके लिए भी इधर कहीं mg लग रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। आपने एक्सटेंड कर दिया है ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एक टॉर्क इसके अबाउट टाउ 1 और इसको कैंसिल आउट करने के लिए, जीरो करने में, टाउ 1 बराबर टाउ 2 करने के लिए एक अपोजिट में लग रहा होगा इधर की साइड, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, टाउ 1 बराबर टाउ 2 आपने कर दिया, ठीक है। mg इंटू कितना होगा यहां से, अगर आप गौर करोगे तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं थोड़ा सा, और यहाँ पे थीटा आपको दे रखा था आई गेस, यहाँ पे देखो थीटा दे रखा होगा, हाँ दे रखा है। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो इतना पार्ट पूरी लेंथ L है, तो ये छोटा सा पोर्शन L/2 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा L/2 साइन थीटा, है ना। पर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो L/2 साइन थीटा के हिसाब से अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा L/2 साइन थीटा। और अगर मैं टाउ 2 की बात करूँ, टॉर्क 2 की, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ऊपर की ओर, और ये तो 90 है ही, ये ऐसे हो गया, और इधर से इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं R2 के हिसाब से, ठीक है, इट इज R1, ठीक है, और ये R2 के हिसाब से। खैर इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच। तो ये R2 है, ठीक है। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट सपोज इसको नाम दे दिया हमने m के हिसाब से, या n दे दो, कुछ भी दे दो, और इसको नाम दे दिया d के हिसाब से। तो अगर आपको bn निकालना है तो आप किस ट्राइंगल का हेल्प लोगे, इस वाले का, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का हम यहाँ पे हेल्प ले लेंगे, ठीक। ये वाला ट्राइंगल मेरे को निकालना पड़ेगा, ठीक, इसकी मदद से। तो ये पूरी लेंथ जो है L के हिसाब से है, तो यहाँ से साइन थीटा कितना लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा कितना लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा कितना होगा bn अपॉन में L,
तो बी एन यहां से कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक, ये आ गया आपका बी एन। और अगर आप यहां से बी डी की बात करोगे तो ये एल बाई टू के रिस्पेक्ट में है। ठीक, तो बी डी कितना आ जाएगा, बी डी कितना आ जाएगा, एल बाई टू कॉस थीटा। ठीक, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। तो अगर आपको यहां से R2 निकालना है मेरे दोस्त, तो R2 निकालने का तरीका क्या है, BD में से BN माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दो जरा यहाँ पे mg, यहाँ पे लिख दो mg, ठीक है, इनटू कितना होगा यहाँ पे BD माइनस BN, यानी कि ये कितना है, BD कितना है, L बाई टू कॉस थीटा, L बाई टू कॉस थीटा माइनस L बाय L साइन थीटा। ठीक है, BD माइनस BN ये हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, mg से mg उड़ा दो, L बाय टू साइन थीटा, और ये है L बाय टू कॉस थीटा माइनस L साइन थीटा। अब L साइन थीटा को इधर भेज दो जरा, L बाय टू साइन थीटा प्लस L साइन थीटा इज इक्वल्स टू L बाय टू कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3L बाय टू साइन थीटा। ठीक, 3L बाय टू साइन थीटा इक्वल्स टू L बाय टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर आप गौर करेंगे 2 से 2 कैंसिल है, L से L कैंसिल है, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इधर ले आओ, ये कॉस थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, थोड़ा सा मेरे को जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा विच इज नथिंग बट tan थीटा के बराबर, और यहाँ पे 3 है तो ये 3 नीचे चला जाएगा, 1/3, तो tan थीटा कितना आ गया यहाँ से, 1/3। आई बात समझ में, क्लियर है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, देख लेना एक बार आप। ठीक है, दोबारा से इसको आप चाहो तो प्लेबैक करके देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा आपको सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया है मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर, अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg traveling with a velocity v meter per second in a horizontal direction, okay, hits the center of the ball. After the collision the ball and bullet travel independently. The ball hits the ground at a distance of 20 meter and the bullet at a distance of 100 meter from the foot of the post. The initial velocity v of the bullet is. तो देख लो जरा इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज क्या है, अब बॉल है यहाँ पे और ये हिट कर रही है इधर, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। कितना होगा, 2h/g के हिसाब से पता है सभी को, अंडर रूट का 2h/g, तो ये कितना होगा, अंडर रूट का 2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे 5 मीटर, और g तो होता है 10 के बराबर, तो 10/10 कितना हो गया, 1 सेकेंड के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट आया। ठीक, अब अगर मैं बात करूं आगे क्या लिखा है, अब बुलेट ऑफ मास 0.01 kg ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल, आफ्टर द कोलिजन द बॉल and bullet travel independently. The ball hits the ground at a distance of 20 meter and the bullet at a distance of 100 meter. अच्छा, तो बॉल के लिए जो यहाँ पे स्पीड निकल के आएगी, ठीक है, इस स्टेटमेंट से मैंने देखा हिट्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो बॉल की जो यहाँ पे स्पीड निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 20 मीटर, 1 सेकेंड में 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बुलेट की, तो बुलेट क्या कर रही है 100 के हिसाब से, तो 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड बॉल के लिए और बुलेट के लिए 100 मीटर पर सेकेंड। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मोमेंटम का अगर मैं यूज करूं m, ठीक है, m इंटू वेलोसिटी, या मैं लिख देता हूं मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, ठीक है ना भैया, ये ध्यान रखना, ये इनिशियल है और ये फाइनल वाली। मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉल इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक, जरा मैं सॉल्व करता हूं उसको। मास ऑफ बुलेट कितना है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.01,
0.01 इंटू वी इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितना है यहाँ पे, अगेन 0.01, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पे बुलेट का 100, तो 100 हो जाएगा ये। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, कोशिश तो कर रहे। 0.01 इंटू 100, या मैं आगे लिख देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, 0.01 वी हो गया, ठीक है। और ये कितना है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट 0.01 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी थी 100, प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल कितना है यहाँ पे 0.2 kg, 0.2 kg, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे बॉल की 20, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0.01 v इज इक्वल टू 1 + 4, 0.01 v इज इक्वल टू हो जाएगा 5, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/0.01, हटाओगे जरा इसको, दो यहाँ से डेसिमल ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे तो 500, ठीक है। 500 आ रहा होगा, कहाँ गया, हाँ 500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। तो ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अ प्लैनेट ऑफ मास m revolves around the sun of mass m in an elliptical orbit. The minimum and maximum distance of the planet from the sun are r1 and r2 respectively. If the minimum velocity of the planet is √2 gm r1 upon में r1 plus r2 into r2, then its maximum velocity will be. Okay, तो ये आपके सामने मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है, ठीक, और आपको क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो MVR के रिलेशन से निकाल लो जरा आराम से। M इंटू कितना होगा यहाँ पे मैक्सिमम के लिए देख रहे हो, इंटू R1, क्योंकि R1 R2 के फॉर्म में ये आंसर दे रखा है आपको, ठीक है, ऑप्शंस में। तो R1 R2 के रिस्पेक्ट में ही चलोगे, V मिनिमम इंटू R2, M से M उड़ा दो, V मैक्स कितना आ जाएगा, V मिनिमम R2 बाय R1, ठीक, ये आएगा। तो V मिनिमम की ये जो वैल्यू है पूरी इक्वेशन को पुट कर दो इधर, √2 gm R1 प्लस R2 इंटू R2, ठीक है। अब इसमें क्या है, R2 बाय R1 मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसकी प्लेस पर। तो R2 बाय R1 को रूट के अंदर ले जाने की कोशिश करो, स्क्वायर करके अगर ले जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर, ठीक है, सीधी सी बात है ना, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं अंदर, क्यों, अगर इसको बाहर ले आओगे तो R2 बाय R1 ही तो होता है ना, तो रूट के अंदर डालने के लिए स्क्वायर के फॉर्म में रख दिया। अब क्या होगा, एक R2 से एक R2 कैंसिल होगा और एक R1 से एक R1 कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, √2 gm R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू R1, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये, √2 gm R2 R1 प्लस R2 इंटू R1, ठीक है ना। चलो क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। फॉर अ जनरल रोटेशनल मोशन एंगुलर मोमेंटम L एंड एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी पैरेलल, नहीं। देन दूसरा क्या, फॉर रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एंगुलर मोमेंटम L एंड एंगुलर वेलोसिटी आर ऑलवेज पैरेलल, नहीं, ये भी हटा दो, गड़बड़ हो गया। फॉर अ जनरल ट्रांसलेशनल मोशन मोमेंटम P एंड वेलोसिटी V आर ऑलवेज पैरेलल, हाँ ये सही है, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है M इंटू V के हिसाब से, ठीक है ना, तो ऑलवेज ठीक है, ये सही है, थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने टिल क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया है। अब 21 से जो है आपके नेक्स्ट वाले सर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक पार्ट यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद। तो बच्चों जय हिंद। अब क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सर, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से हैं कि थोड़े से आपको नए लगेंगे बट कठिन नहीं है।
A thick straight wire of length लेंथ नहीं दी है इसमें, लेंथ पाई मीटर है, हिंदी वाले में दी गई है, लेंथ पाई मीटर है। इसको यहाँ फिक्स पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे फिक्स किया गया और फिर इसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया गया। तो मेरे पास यहाँ पे फिक्स है और इसको सर्कुलर पॉइंट में बेंड कर दिया गया। तो बेटा पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ये G1 था, थोड़ा सा ये G1 था और बेंड करने के बाद ये सेंटर ऑफ मास, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग बन गई है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा। तो ये शिफ्ट जो है, शिफ्ट ये G1 G2 के बराबर है और G1 G2 इस सर्किल की रेडियस के बराबर है। तो मतलब मेरे को इस सर्किल की रेडियस निकालनी है। तो मान लिया सर्किल की रेडियस r है, तो 2 पाई r इज इक्वल टू पाई। तो पाई से पाई कट गया, r बराबर 1/2 आ रहा है, यानी 0.5। तो शिफ्टिंग मतलब रेडियस ऑफ द सर्किल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर था मिडिल पॉइंट पर, फिर इसी से सर्किल बना दिया तो सेंटर पे हो जाएगा, तो 0.5 मीटर। दिस इज आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे पहले भी। ये देखिए, ये है रिवॉल्यूशन पर मिनट और ये है टाइम इन सेकेंड। तो मेरे पास जैसे ये v और n के बीच का ग्राफ है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ग्राफ। एरिया से निकलेगा बेसिकली ये ओमेगा और t के बीच का ग्राफ है। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन में vt के बीच के ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता था, तो अगर ये ओमेगा और t के बीच में ग्राफ है तो ये बताएगा मेरे पास थीटा इसका एरिया। और अगर ये रिवॉल्यूशन पर के रेट और टाइम के बीच का ग्राफ है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस बताएगा। बस ये है कि ये टाइम सेकंड में है और ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में है, यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का क्या तरीका है, आप इसको ऐसे मिला दीजिए। एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रिपेजियम है। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, यानी ये 8 दिया हुआ है, 8 और ये वैल्यू दी गई है 2400 से 600 गया 1800। लेकिन ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो मुझे तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये टाइम सेकंड में दिया गया है। और प्लस बेटा ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, तो ये वाली लेंथ है मेरे पास 8, ये वाली लेंथ है हमारे पास 24/2 और बीच की डिस्टेंस ये 600
और फिर वही 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर मेरे पास, अभी कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। तो ये कैलकुलेट करिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 120 आ गया, प्लस ये मेरे पास 10 आ गया और ये 5 आ गया, और 24 और 8 होता है 30। 24 और 8 30 नहीं होता है, 32 होता है भाई। 24 और 8 32 होता है, तो 32 गुणे 5, तो 120 प्लस 32 पंचे 160, तो 280 रिवॉल्यूशंस होंगे। सेकंड वाला आंसर आएगा। एक्चुअली ये एरिया निकालना है और ये जो मेरे हाथ में सॉल्यूशन है, तो मेरे पास ये आप दो तरीके से निकाल सकते हो। जैसे हमने ये निकाला है, ये ट्रायंगल निकाल लिया है और ये ट्रेपेजियम निकाल लिया है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बहरहाल 3 ट्रायंगल ले सकते हो, जैसे भी लो। तो एरिया निकालना था। क्वेश्चन नंबर 23। ये बेटा सेंटर ऑफ मास के PYQ ये मॉडिफाइड है, और ये सारे क्वेश्चन मोस्टली मॉडिफाइड हैं, तो उसमें बनाए गए हैं, तो ये NCERT में नहीं मिलते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। वो पेज नंबर सॉल्यूशन में लिखे हुए हैं, एज इट इज नहीं है। तो ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 3 kg एक्सप्लोड्स एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, मास इसका 3 kg है। इट ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे इसके 3 पार्ट हो गए, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके 3 इक्वल पार्ट हो गए। तीनों पार्ट 1 kg 1 kg और 1 kg के होंगे। 1 पार्ट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो एक पाथ तो यहां पे रिट्रेस करेगा, यानी यहां पे गिरेगा। दूसरा पाथ जो है वो रेस्ट में आ गया है, तो दूसरा वाला जो रेस्ट में आ गया वो सीधे यहां पे गिर जाएगा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाज 100 मीटर इफ नो एक्सप्लोजन। अगर एक्सप्लोजन ना होता तो ये प्रोजेक्टाइल अपनी रेंज पूरी करता और वो 100 मीटर होती। अब ये पूछ रहा है कि तीसरा पार्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर गिरेगा। तो तीसरा वाला पार्ट हम बना लेते हैं, वो यहां से इस तरीके से गिरेगा कि बेटा जो 3 पार्ट्स का सेंटर ऑफ मास है, यानी इसका, इसका और इसका, वो आपके पास बेटा आना चाहिए इसी ओरिजिनल सिचुएशन पे। तो यहां से इसकी डिस्टेंस हम x मान लेते हैं और इसी को ओरिजिन मान लेते हैं। तो पहले पार्ट सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालेंगे, और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ये है 100। यानी जब ये तीनों जमीन पे गिर गए हैं बच्चों, तो यहाँ का जो रिट्रेस किया है वो यहाँ गिरेगा, जो रेस्ट में आ गया है वो सीधे गिर जाएगा उसी जगह पे, और तीसरा वाला कहाँ गिरेगा उसको मैंने x मान लिया है। तो m1 x1, तो ये तो 0 हो गया,
m2x2 तो 1 kg का है, और बेटा ये यहाँ गिर रहा है और ये 50 मीटर है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर बम का एक्सप्लोजन हुआ है, तो यहाँ से सीधे नीचे गिरेगा तो ये हाफ रेंज पे गिरेगा, तो 1 इंटू 50 और प्लस 1 इंटू एक्स, ये तो हमें निकालना ही है। नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, और बेटा सेंटर ऑफ मास इनका वहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को फॉलो करता है, ये एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास 100 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए x प्लस 50 इक्वल टू 300, तो x बराबर 250। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं, यहाँ से v है। अब a के अबाउट दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं, तो a के अबाउट इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस 20 अपॉन ये डिस्टेंस हो गई 50, और इसकी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगी 30 प्लस 20 और अपॉन 100, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो v प्लस 20 इज इक्वल टू 25 आ गया, तो v बराबर 5 आ गया। तो अगर ये x एक्सिस है और वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर है, तो आंसर आ जाएगा 5j, यानी फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर था। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ये मोमेंट ऑफ फोर्स से ये लिया गया है। ये लंबा क्वेश्चन है लेकिन एक लाइन का है। देखिए हमारे पास ये एक सिलेंडर है रेडियस r का, और अचानक सपोर्ट B को हटा दिया गया है और ये सफिशिएंट रिजिड है। तो हमारे पास जब ये हट गया तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है इसका सिलेंडर का, ये mg। तो a के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, रेडियस मैंने r मान ली, तो mg इंटू r साइन थीटा बराबर सिलेंडर है तो हाफ mr स्क्वायर अल्फा। तो m से m कट गया, एक r से ये स्क्वायर कट गया, तो अल्फा बराबर 2g साइन थीटा अपॉन रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी सेकेंड क्या गड़बड़ करी मैंने? गड़बड़ करी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, तो टॉर्क वाला इसके अबाउट लेंगे, तो टॉर्क वही रहेगा mg इंटू आर साइन थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट होगी mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर और इंटू अल्फा। तो m कट जाएगा, और साथ में एक r से स्क्वायर दोनों भी कट जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2g साइन थीटा इज इक्वल टू 3r अल्फा। तो अल्फा बराबर 2g साइन थीटा अपॉन 3r। तो थर्ड वाला आंसर आ जाएगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा बदला गया है। ज़्यादातर केस में एक रॉड को ऐसे 2 स्ट्रिंग से लटका देते हैं, फिर इसको काट देते हैं। तो जो कंसेप्ट उसमें लगा है कि रॉड इसका वेट इसको घुमाएगी, इसके अबाउट टॉर्क ले लो और इसके अबाउट इनर्शिया ले लो, तो बस उसी सेम कंसेप्ट को सिलेंडर पे अप्लाई करवा दिया गया है। टॉर्क बराबर आई अल्फा फार्मूला लगा है।
क्वेश्चंस नए हैं, थोड़ी लैंग्वेज है, लेकिन देखिएगा एक एक लाइन के हैं। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज फ्री टू मूव रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये डिस्क है और सेंटर के अबाउट मूव करने के लिए फ्री है। रेडियस इसकी आर है। एन एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द डिस्क ऑन अलोंग इट्स एज। तो ये मैंने एक फोर्स एफ लगा दिया। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to ओमेगा इन टाइम t, then the work done by F during the same time t is तो इसका टॉर्क काम करेगा, तो टॉर्क वर्क बराबर होता है टाउ थीटा, पहली चीज। तो टाउ कितना हो जाएगा बेटा, F इंटू आर हो जाएगा। अब ये थीटा कितना होगा, तो थीटा बराबर हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और अल्फा कितना है, वेलोसिटी 0 से ओमेगा टी टाइम में होती है, तो ओमेगा अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ ओमेगा टी। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर इंटू हाफ ओमेगा टी। तो एफ आर ओमेगा टी बाई 2, थर्ड आंसर इसका आ जाएगा। ये भी देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था। रिजिड बॉडी के ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जितने थे उसको मिला के बनाए गए हैं। तो पहले टॉर्क निकाल लिया, फिर थीटा निकाल लिया, थीटा निकालने के लिए ओमेगा ये फॉर्मूला लगाया और ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A string is wrapped around a cylinder of mass m and radius r. The string is pulled vertically upward to prevent the center of mass from falling as the cylinder upwind the string. तो एक ये सिलेंडर है और ये स्ट्रिंग लगी हुई है। सिलेंडर का वेट mg नीचे लगेगा और ये घूमेगा भी, और बेटा ये इस तरीके से चला काम किया जा रहा है कि यहां से ये टेंशन लग रहा है, और ये टेंशन इस तरीके से लगा है कि सिलेंडर स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड टू प्रिवेंट द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फॉलिंग। तो ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो पहले तो रेस्ट में था ही, ये नीचे नहीं गिरने दिया जा रहा है। यानी T बराबर mg है। तो इसका टॉर्क कितना बना, टॉर्क बराबर mgr बना। अब ये इसके अबाउट घूमेगा, क्योंकि टॉर्क तो लगाएगा ही, नीचे जा नहीं रहा है, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो कहते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कितनी देर में इसकी स्पीड ओमेगा हो जाएगी। तो ओमेगा बराबर पहले तो 0 थी, अल्फा थीटा लगाएंगे और अल्फा या टी लगाएंगे, अल्फा टी लगाइए, ये टी लगाइए। तो जब ये टी लगाएंगे तो अल्फा कितना होगा, mg r, अल्फा बराबर हो जाएगा टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क हो गया mg अपॉन r और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ mr स्क्वायर इंटू टी। तो ये m से m कट गया, एक r से स्क्वायर कट गया, तो t बराबर हो जाएगा ओमेगा r बाई जी, ओमेगा इंटू आर, ये जी नीचे और ये 2 भी आएगा, ओमेगा आर अपॉन 2g। अब ये कह रहा है कि कितनी लेंथ खुल जाएगी। तो देखिए ये सिलेंडर तो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये लेंथ ऐसे खुलती चली जाएगी। अब आपको ये टाइम आ गया है, तो आप निकाल सकते हैं क्या,
ये कितना एंगल घूम जाएगा। एंगल कितना घूम जाएगा, तो थीटा बराबर निकालिए। थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा हाफ अल्फा। अल्फा कितना है, mgr अपॉन हाफ mr स्क्वायर, और ये टी ये निकल आया है ओमेगा r अपॉन 2g, और फिर लेंथ कितनी खुल जाएगी, तो थीटा इंटू आर कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3rd। एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा जगह कम है तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। पहला काम हमें ये करना है कि ऐसे अगर आप खींच रहे हो और ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास नीचे नहीं जा रहा है, यानी इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन 0 है, तो पहले स्टेप में करेंगे t माइनस एम जी बराबर 0, तो टेंशन बराबर mg हो गया। अब ये नीचे नहीं जा रहा है, यानी ये रस्सी को ऐसे खींच रहे हो और ये सिलेंडर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सेकेंड स्टेप पे टॉर्क निकाल लो, टेंशन इंटू आर। इसका तो कोई टॉर्क इसके अबाउट नहीं होगा और इसका होगा टी इंटू आर, यानी टी एम जी के बराबर है, तो टॉर्क हो गया एम जी आर, और इससे अल्फा हो जाएगा टॉर्क एम जी आर अपॉन 1/2 एम आर स्क्वायर। तो एम से एम कट गया, एक आर से आर ये कट गया, 2g/r 2g/r 2g/r, ये मेरे पास अल्फा आ गया। अब कहते हैं कि अब ये टॉर्क है, अल्फा है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो कहते हैं कि जितनी देर में इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा हो जाएगी, उतनी देर में ये कितनी रस्सी ऊपर चली जाएगी। तो आप यहां से निकाल सकते हो, हमारे पास इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a, ये नो स्लिपिंग कंडीशन है, a बराबर आर अल्फा से भी कर सकते हो, तो ये a बराबर आर अल्फा ले लिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट कितना हुआ, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 2g, ये 2g हो गया। तो ये कितना ऊपर जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। टाइम कितना लें, इतना लें जितने समय में इसकी वेलोसिटी ओमेगा हो जाती है, तो यानी ओमेगा बराबर अल्फा टी करें, तो टी बराबर ओमेगा अपॉन अल्फा यहाँ रख देंगे। तो जब इसको भी रख देंगे तो a बराबर क्या है, a बराबर आर अल्फा है, और t की वैल्यू है ओमेगा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। तो अब आप इसको कर दीजिए, अल्फा ये तो कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 अल्फा, और अल्फा था 2g/r, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g। नो डाउट बच्चों, आप लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा फार्मूले अप्लाई नहीं करते हो, ये सिंपल फार्मूले पर बेस था, बस एक फार्मूले के बाद एक फार्मूला कई बार आपको निकालना था। चलिए, ये एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, अपने एक्सिस के अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो ये ओमेगा है। ए स्मॉल पॉइंट लाइक पार्ट ऑफ मास एम डिटैच, तो यहाँ से एक छोटा सा मास, कोई भी छोटा सा मास कहीं से डिटैच हो गया और डिटैच हो करके उसी सेम एंगुलर स्पीड से घूमने लगा। तो अब सिचुएशन क्या है, तीन बातें हैं। पहली चीज, जब ये पार्टिकल डिटैच नहीं हुआ था तो
तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, डिस्क है हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, आई ओमेगा लगा दिया। जो ये पार्टिकल डिटैच हुआ उसका मास m था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एम आर स्क्वायर होगा और वो भी ओमेगा से ही घूम रहा है। और बची वाली शेप को, चूंकि पार्टिकल है बहुत छोटा सा, तो हम डिस्क की शेप को प्रिजर्व मानेंगे। तो बस हाफ मास की जगह m माइनस एम ले लेंगे और आर स्क्वायर ओमेगा डैश कर लेंगे और मुझे बस यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओमेगा डैश की। और जब वैल्यू निकालेंगे तो थर्ड आएगी। आंसर थर्ड दिया है, हम लोग भी निकाल के देखते हैं, देखें आता है कि नहीं आता है। तो पहली बात तो आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m ओमेगा माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, m ओमेगा बराबर 2 स्मॉल m ओमेगा और प्लस यहां से फिर ये 2 कट जाएगा, m माइनस m ओमेगा डैश। तो m माइनस 2m इंटू ओमेगा अपॉन m माइनस m बराबर ये ओमेगा डैश आ गया। तो वही ये ओमेगा आ गया है, ओमेगा डैश बराबर ये ओमेगा डैश है। तो ये वाला थर्ड आंसर आ गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इजीली क्वेश्चन था, सिंपल टाइप का था, फॉर्मूला लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पावर बराबर होती है रोटेशनल मोशन में बेटा, पावर बराबर होती है टॉर्क इंटू ओमेगा। तो पावर है 100 किलोवाट, 100 इंटू 10 टू द पावर 3, और टॉर्क निकालना है। और ओमेगा है बेटा 1800 आरपीएम। तो 2 पाई और n की जगह रख देंगे 1800 बटे 60, ये आ गया। बोर्ड हमारा थोड़ा सा लैग, ये भागने लगता है, तो ये 60 और ये 30 आ जाएगा। तो 10 टू द पावर 5 अपॉन 60 पाई आ जाएगा टॉर्क ही पूछ रहे थे, तो इसको निकाल लीजिए। और जब निकालेंगे तो पाई को आप मान लीजिए कुछ भी, पाई को हम मान लेते हैं, पाई स्क्वायर को हम लगभग 10 मानते हैं, तो अप्रॉक्स निकालने के लिए पाई को √10 मान लेंगे। तो 10 टू द पावर 4 अपॉन 6 और √10 कर दो, या कुछ ना करो, पाई की वैल्यू रख दो, आपका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा 531 न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन तो करना जानते ही होगे, पहले भी कैलकुलेट कई बार कर रखते हैं आंसर निकालने से पहले। फार्मूला लग रहा है टॉर्क बराबर P बराबर टॉर्क ओमेगा और P बराबर FV, इसको एनालॉजी की गई है। अब यहाँ पे ए हॉलो स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर। फोर्स डायमीटर के अबाउट घूम रहा है और हॉलो स्फीयर है। तो पहले तो टॉर्क निकाल लो, 30 इंटू 0.1 बराबर I, तो हॉलो स्फीयर है तो 2/3 m r स्क्वायर और ये अल्फा। बस एक लाइन का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9 और ये 0.1 ने इसको खत्म कर दिया 9।
बटे 2 और 0.1 का स्क्वायर और ये अल्फा है, तो ये आ जाएगा 900 बटे 2, 0.1 ऊपर चला गया तो 450 आ रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज 450, सेकेंड वाला आंसर होगा। चलो 30, ये क्या आया भाई, पता नहीं क्या आ गया। चलिए ये सैटेलाइट का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन। ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस से h ऊंचाई पर, h हाइट पर, ये h है, अर्थ की रेडियस हमने r मान ली है, और यहाँ पर m मास है। तो ये घूम रहा है, द्रव्यमान सैटेलाइट का मास m है, अर्थ की रेडियस r है, और टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ g0। तो एनर्जी की सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट की एनर्जी होती है -g mm अपॉन 2r प्लस h। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे कहीं कैपिटल G रख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो हमेशा आपको एक चीज़ यूज़ करते हैं ग्रेविटेशन में कि Gm बराबर होता है GR स्क्वायर। तो आप Gm की जगह GR स्क्वायर रख दीजिए, तो माइनस GR स्क्वायर इंटू m, Gm की जगह GR स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2r प्लस h। तो है कोई आंसर? तो m g नॉट, g को g नॉट कह रहे हैं तो यहाँ पे g नॉट कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनस mgr स्क्वायर, सेकेंड आंसर आ गया। तो काफ़ी बढ़िया और सरल टाइप का क्वेश्चन है ये, बस फार्मूला याद होना चाहिए। और फिर ये एक सैटेलाइट की एनर्जी का फार्मूला है। आपको मालूम है सैटेलाइट की टोटल एनर्जी -k होती है और पोटेंशियल एनर्जी -2 के होती है। तो ऑर्बिट की रेडियस कुछ भी हो, सैटेलाइट का मास m है और स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv², और इसका निगेटिव हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो 32 का आंसर फोर्थ है, 32 इज फोर्थ। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे एक m मास की बॉडी रखी गई और इसको h बराबर 3r तक ऊपर ले गए। तो कहते हैं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है mgRh अपॉन r प्लस इंटू r प्लस h, ये फॉर्मूला रहता है। तो आंसर में सब जगह r है, तो आप h की जगह 3r रख दीजिए। तो mg r इंटू 3r, हाँ ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, यहाँ पे r नहीं होता है, mgRh अपॉन r प्लस h। तो mgr और h की जगह 3r और ये 4r हो जाएगा, तो एक r इससे कट भी आ जाएगा, तो 3/4 mgr थर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। फिर से एक बार ये वही क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। देखिए ज़्यादातर रिजिड बॉडी रोटेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली कर लें। चैप्टर कठिन है ना, तो एनटीए उसका इजी क्वेश्चन पूछता है।
तो इसलिए क्वेश्चन भी उसी लेवल के हैं। सर्कुलर रिंग है मास m की और रेडियस r है और रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिंग है और अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। तो इनिशियल मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर है और इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा है। इसके बाद हमने क्या किया, ये मास इसका कैपिटल एम है रिंग का, सॉरी, और इसके बाद 4 मास इसकी परपेंडिकुलर डायमीटर पे, मतलब इस तरीके से 4 मास इसके डायमीटर के एंड पे रखे गए हैं। तो ये एम 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 4 हो गए। तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m प्लस 4m आर स्क्वायर और नई वाली वेलोसिटी ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश बराबर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m। तो सेकेंड आंसर आ जाएगा 34 इज सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ये पुराना PYQ है, ये पुराना PYQ है। देखिए एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सिस विद रेडियस r equal to 2 and its moment of inertia about the axle is 200 kg m square। तो मेरे पास ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और इसका कुछ मास, ये इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है 200 kg मीटर स्क्वायर। लेकिन इनिशियली ये रेस्ट में था। इसके बाद यहां पे एक पर्सन आ गया, यहां पे पर्सन आ गया एक, कहीं पे पर्सन को दूसरे कलर से बना दें। ये पर्सन आ गया, पर्सन को पॉइंट मास मानिए 50 kg का है। और यहां पे ध्यान से देखना, begins to walk along the edge at the speed of 1 meter per second relative to the ground। ये relative to the ground घूम रहा है। Time taken by the man to complete the वेलोसिटी। तो अगर ये ग्राउंड के रिलेटिव ऐसे चल रहा है, मान लो इस तरफ चल रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। और कितना होगा? तो मास हो जाएगा 50, वेलोसिटी हो जाएगी 1 और रेडियस हो जाएगी mvr होता है तो लिख दिया, और प्लस 200 इसको ओमेगा कर दिया बराबर 0। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये लैंग्वेज बदल जाते और ये ना बोलते रिलेटिव टू द ग्राउंड, बोल देते ए प्लेटफॉर्म एंड बिगिंस टू वॉक अलोंग द स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ऑन इट, तो वो वेलोसिटी इस डिस्क के वेलोसिटी के रिलेटिव हो जाती। लेकिन यहाँ ग्राउंड पे दिया है तो सिंपल दिया है। तो मेरे पास ओमेगा बराबर हो गया -100 अपॉन 200, तो -1/2, और -1/2 का मतलब है ये डिस्क उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा। तो
इस पर्सन की वेलोसिटी रिलेटिव टू डिस्क कितनी हो जाएगी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी -1 क्योंकि डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो पर्सन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू दिस डिस्क, तो 1 तो इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी और इसमें से मैंने डिस्क वाली माइनस कर दी, तो ये ओमेगा नहीं माइनस करेंगे, ओमेगा आर करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 यानी +1 यानी 2। अब इसको अगर एक चक्कर लगाना है डिस्क पे, तो डिस्क पे इसको चलना हो जाएगा 2πr रेडियस 2 है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी 2 है। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यह भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। पहले इसका एंगुलर मोमेंटम था mv0r0 और जब आपने इसको खींच दिया और इसकी रेडियस r/2 हो गई, तो mr0/2 नई वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो mr0 आप हटा दीजिए, v बराबर 2v0 हो जाएगी। तो कहते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v की जगह रख दो 2v0 का स्क्वायर, तो ये 4 है ये 2 है तो 2mv0 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा 36 का। चलिए इसके बाद आइए 37। कहते हैं कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है, तो इसके अबाउट देखिए तो मिनिमम होगा, ये सेंटर ऑफ मास है और बाकी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो सबसे दूर पर B वाला है, तो B के अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो जाएगा। A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans against a frictionless vertical wall. The floor of the ladder is 1 meter from the wall. What is the reaction force at the wall? तो ये हमारे पास ये लैडर है, इसकी लंबाई 3 मीटर है, फुट ऑफ द लैडर इज 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है, रिएक्शन फोर्स एट द वॉल पूछ रहा है, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन n मान लिया। अब बाकी फोर्स भी मानेंगे, इसको मैंने n1 मान लिया, इधर वाला एक फोर्स मैंने F मान लिया और इसका वेट लगेगा नीचे और ये mg लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसका इक्विलिब्रियम देखें तो n बराबर F आ जाएगा, ये n बराबर F आ जाएगा, क्योंकि हार्जेंटल फोर्स से वैलेंट हो जाएंगे और n1 बराबर जो ग्राउंड का है नॉर्मल रिएक्शन वो mg हो जाएगा। हमें ये n की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो किसका किसका मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, तो mg का मोमेंट हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस। अब देखो ऐसे करते हैं कि mg लिखेंगे mg और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है, ये मिडिल पॉइंट है और ये दोनों वर्टिकल हैं, तो ये वाली डिस्टेंस भी आधी हो जाएगी, तो mg इंटू 1/2, ये 3 के आधे पर है तो ये इसके आधे पे होगा और बराबर नॉर्मल रिएक्शन पे निकालना है, तो n इंटू यही फोर्स भी निकालना है। अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो वो पाइथागोरस लगा देंगे, √3² -1, तो n की वैल्यू ये mg कितनी है 20,
तो 20 इंटू 10 इंटू 1/2 बराबर n, और यह है √8 यानी 2√2। तो अब काट लीजिए यहाँ से, 1 2 तो इससे कट गया, ये 10 आ गया, और 1 2 इससे कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। तो n बराबर 50/√2 आएगा। और √2 को हम ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 नहीं 50/2 तो 25, और ये हमारे पास √2 होता है 1.4, तो इसको लगभग आधा मान लो, तो 14 25 70 होता है 7, और 14 दूनी 28 7 35 है, तो करीब करीब ये 35 न्यूटन का आंसर आ जाएगा। 38 25√2 है, और ये नियरेस्ट कैलकुलेट करके सोल्यूशन में आपके 25√2 दिया है, और उसकी वैल्यू 35 न्यूटन सेकेंड के बराबर है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली लिया गया था। टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अप्लाइड टू ए हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर जिनके मास सेम है और रेडियस भी सेम है। तो टॉर्क सेम है तो एंगुलर स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। किसी टाइम के बाद एंगुलर स्पीड क्या होती है, ओमेगा बराबर अल्फा टी होती है, और अल्फा कितना होता है, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो टॉर्क तो सेम है, टाइम भी सेम दे रहे हो, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr², और सॉलिड स्फीयर का होगा 2/5 mr²। तो डेफिनेटली सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसकी ओमेगा ज़्यादा होगी। तो सॉलिड स्फीयर सेकेंड वन इज द आंसर। चलिए अब यहाँ पर एक मीटर स्केल है, सेंटर पर बैलेंस है। जब 2 5 ग्राम के सिक्के एक के ऊपर एक 12 सेंटीमीटर पे रखे जाते हैं, तो ये मार्क 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर वेट है 2 यानी 10, 5 5 10 2 हैं, 2 5 ग्राम के सिक्के हैं, तो 2 5 5 के 2 रखे तो 10, और इसका वेट तो हमारे पास mg नीचे ही रहेगा जितना भी रहेगा, और ये बैलेंस हो जाती है 45 पे। तो वेट काम करेगा 45 पे, और बैलेंस हो रही है यहाँ 50 पे, और बैलेंस हो रही है 45 पे। तो ये वाला मास 10 गुणे ये वाली डिस्टेंस 45 माइनस 12 बराबर m इंटू 5 आप कर लीजिए। तो m बराबर हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, m बराबर 66 ग्राम आंसर आ जाएगा। और एक लाइन का आंसर था, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे। एक ऑक्सीजन अणु की घूर्णी गतिज ऊर्जा उसकी स्थानांतरी गतिज ऊर्जा के 2/3 के बाहर है। तो देखो क्या दिया है, बहुत सिंपल है। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ होती है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 2/3 ऑफ हाफ mv²। तो ठीक है, तो सब कुछ तो दिया है,
क्या पूछा गया है? एंगुलर वेलोसिटी पूछी। अच्छा ओमेगा पूछा है तो ठीक है, रखो। पहली बात तो ये हाफ से हाफ काट दो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 1.94 इंटू 10⁻⁻46, और ओमेगा तो निकालना ही है, और ये हो जाएगा 2/3, और मास भी दे दिया है 5.2 इंटू 10⁻⁻46, और वेलोसिटी दी है 500, तो 500 का स्क्वायर। तो भैया ये लंबा वाला कैलकुलेशन भी हटा दिया गया, और बस ओमेगा निकालना है तो यार निकाल लेना। और कितने भले आदमी हैं, ये 10⁻12 वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं, तो वो आप निकाल लेना, और ओमेगा आ जाएगा तुम्हारे पास 10⁻12। शायद यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं ज़रा क्वेश्चन में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 41। हाँ, ये यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये तो -46 है, लेकिन ये बेटा क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ, देखो ये मास 26 है, तो ये 26 है, तो ठीक है, यहाँ पे ये 26 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये टर्म कैंसिल नहीं होगा। ये हमारे पास 5.2 इंटू 10⁻⁻26 है, तो अब ये कैंसिल नहीं होने वाला है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 10⁻12 आ जाएगा। चलिए, फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट, ये तो थ्योरी का है। टोटल एक्सटर्नल टार्क अबाउट द सेम पॉइंट, 42 का आंसर 2 हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइनर क्वेश्चन है। फॉर ए पार्टिकल रोटेटिंग विद स्पीड v बराबर ω/r1, तो आप जानते ही हैं ये भी mr1² ओमेगा हो जाएगा। सीधे सीधे फार्मूला पूछ रखा है, इसमें अगर आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, थर्ड मास पे भी डिपेंड करता है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m3r3 वाले आते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है।